होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है, आज की इस क्लास में हम लोग अपने हाउ फ्री इज द प्रेस हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसको बच्चे आज ये 5वां लेक्चर है, ठीक है। और बच्चे आज के सेशन में हम लोग फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी तक बच्चे पिछले लेक्चर्स में टोटल 20 पैराग्राफ्स इस चैप्टर से लेकर पढ़ा जा चुके थे और आज की इस क्लास में हम लोग अपने 21 नंबर से लेकर के 27 नंबर पैराग्राफ तक चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है बच्चे, और चैप्टर को फिर कंप्लीट करेंगे। और फाइनली बच्चे एक बात आपको बताना है कि कल आपका क्लास बच्चे जो होगा ना, कल का जो क्लास होने वाला है वो हो सकता है आपका कल का क्लास आपका यूट्यूब पर हो और यूट्यूब पर आपका टॉपर्स रिवीजन का एक सेशन चलने वाला है, टॉपर्स रिवीजन का, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आएंगे कल के क्लास में। तो कल के क्लास में आप लोग रिवीजन करने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और चूंकि बच्चे जो क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जहां पर आपका ध्यान नहीं जा पाता होगा, तो बच्चे वैसे तो जितने भी क्वेश्चन लिए जाएंगे वो सब के सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन बच्चे एक बार रिवीजन तो यहाँ करना बनता ही है, ठीक है। तो बच्चे कल की क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो आप पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जहां पर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया होगा, लेकिन अगर जहां पर आपका ध्यान नहीं गया है, अगर बिहार बोर्ड ने वहां पर अपना ध्यान लगा दिया तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए बच्चे कल के क्लास में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी नजर से बचे हुए हैं, है ना। तो आइए बच्चे फिलहाल हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आज की इस क्लास को फिर फिनिश भी कर लेंगे। हाँ, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, जल्दी आप लोग क्लास में आइए। बिल्कुल बच्चे मिक्स ऑब्जेक्टिव होगा, कल के ही क्लास में होगा और कल का क्लास हो सकता है आपका यूट्यूब पर ही हो, ओके। हाँ बच्चे, वो पोएट्री सेक्शन से होगा, प्रोज सेक्शन से होगा, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन उसमें मिक्स रहे होंगे, सब उसमें दिया रहेगा, ओके। तो आप लोग कल की क्लास में एकदम बिल्कुल रेडी रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आर्ट्स वाले बच्चे अलग थोड़ी हैं, साइंस वाले का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इंपॉर्टेंस आर्ट्स वाले के लिए भी इंग्लिश का है, ठीक है। हाँ, अरे भाई साहब, हम सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे कराएंगे जी? हम तो अपने अंग्रेजी का ना देखेंगे, बाकी सारे टीचर्स अपना अपना तो रिवीजन कराएंगे ना टॉपर्स रिवीजन में, ठीक है। तो ऐसा हमें नोटिफिकेशन आया है, इसलिए मैं आपको समझा दिया है ताकि आप लोग रेडी रहें, थोड़ा सा रिवीजन करके बैठें, ओके। हाँ, तो आइए बच्चे, अभी तक हमने क्लास में टोटल पैराग्राफ नंबर 20 तक हमने पढ़ लिया था और फाइनली इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं आज की क्लास में फिनिश कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 20 तक हमने पढ़ा था और 20 नंबर पैराग्राफ हमने ये पढ़ा था कि जो प्रेस वाले होते हैं ना, वो सीधे तौर से धमकी नहीं देते हैं, वो सीधे तौर से वो धमकी नहीं देते हैं, बल्कि उसी के कैरेक्टर को क्या करते हैं ना, या तो उनका प्रचार प्रसार करना बंद कर देते हैं या उनके बारे में अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो बहुत ही गलत तरीके से कर देते हैं। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि फोन पे धमकी देंगे कि देखिए हम आपके नाम को बिगाड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं, बस वो धीरे धीरे क्या करते हैं ना, उनके प्रचार प्रसार को बंद कर देते हैं और अगर करते भी हैं तो हमेशा उनमें कुछ क्या करते हैं, बुराई निकाल देते हैं। यहां तक हमने पढ़ाया कि जहां पर कानून भी उनके ऊपर नहीं लग पाता है, वो इस तरीके से कुछ ऐसी चीजों को छापते हैं ना जो कि जहां पर आप कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं उनके साथ में। तो डीएल सेयर्स कहते हैं कि देखिए प्रेस वालों को कितनी आजादी यहां तक दी गई है अपनी बात को रखने का और किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का, ठीक है। अब यहां बच्चे देखिए लिखा गया कि स्पीचेस में बी मेड ऑफ कोर्स बट दे विल नॉट रीच द वाइडर पब्लिक फॉर दे विल नॉट बी रिपोर्टेड इन फुल, ओनली अ केयरफुली आइसोलेटेड सेंटेंस आल्सो विल फाइंड इट्स वे इनटू द पेपर्स अंडर सम सच हेडलाइंस एज, ठीक है। कहते हैं कि वे स्पीचेस जो दिए जाते हैं, जितने सारे जो भाषण वगैरह दिए जाते हैं नेताजी के द्वारा चाहे किसी धर्मगुरु के द्वारा, ठीक है, कहीं पर तुम जहां मीडिया वाले पहुंच जाते हैं स्पीच को, भाषण को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना, छापने के लिए अपने समाचार पत्रों में चाहे न्यूज चैनल में दिखाने के लिए, तो वो पूरे स्पीच को नहीं देते हैं, बल्कि स्पीच में जो कुछ लाइंस होते हैं ना, जो कुछ ऐसे लाइंस हैं जिनको क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, कुछ ही सेंटेंस को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। अगर बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई ना, बोली गई स्पीच में, भाषण में, तो सारे सेंटेंस को नहीं छापेंगे, उन कुछ आइसोलेटेड सेंटेंस को एकदम सावधानी पूर्वक क्या करेंगे कि वो जितने सारे सेंटेंस मुंह से बोले गए उनमें से कुछ सेंटेंस को अलग कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे और पूरी जनता तक पूरी बात ना पहुंचाकर बल्कि कुछ सेंटेंस को पहुंचा देते हैं। ये उनका अपना ऐसा काम है, उनका तरीका है ऐसा, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखिए क्या करते हैं, कुछ हेडलाइंस में छाप देते हैं मोटे मोटे अक्षरों में, बिशप सीक्स टू मजल प्रेस और एमपी अटैक्स प्रेस लिबर्टी। और जब कुछ जैसे कुछ धर्मगुरु जैसे बिशप सिक्स यहां पर कुछ प्रेस वालों के ऊपर अगर ऐसा कुछ कहते हैं कि प्रेस वाले हमारी बातों को जनता तक नहीं पहुंचाते हैं, अगर वहां के कुछ धर्मगुरु या फिर कोई अगर एमपी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई सांसद हो, अगर उन पे अटैक करता है ना, कहते अगर हैं कि देखिए हमारी बात जनता तक ये प्रेस वाले नहीं पहुंचाते हैं, तो पता है वे लोग धर्मगुरु को भी नहीं छोड़ते हैं और वे लोग नेताजी को भी नहीं छोड़ते हैं और सिंपली क्या कह देते हैं कि देखिए प्रेस वालों की आजादी का खनन हो रहा है। ये प्रेस वाले उल्टा वहां पर क्या करते हैं ना, उनके ऊपर ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई धर्मगुरु हो चाहे वो कोई सांसद हो, मतलब किन्हीं की नहीं सुनते हैं वो,
Okay, indeed, the slightest effort to hinder the irresponsible dissemination of nonsense is greeted by a concerted howl. This is a threat to the freedom of the press. वे जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, उछल उछल के, कि ये देखिए कि प्रेस वाले क्या चिल्लाने लग जाते हैं कि देखिए हम प्रेस वालों की आजादी का खनन हो रहा है, हम प्रेस वालों की आजादी को छीना जा रहा है अगर कोई इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो यहां तक ये सांसद हो चाहे कोई धर्मगुरु हो, अगर इनके खिलाफ अगर कुछ एक्शन लेने की सोचते भी है ना, तो मीडिया वाले उछल उछल के चिल्लाने लग जाते हैं कि देखिए हम मीडिया वालों के साथ ज्यादती हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारी आजादी का खनन हो रहा है, ये लोग हमें धमका रहे हैं हमारी आजादी को छीनने के लिए। ऐसा होने लग जाता है। कहते हैं बेशक भाषण दिए जा सकते हैं लेकिन वे आम जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उन्हें पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। केवल एक या दो सावधानीपूर्वक चुने गए वाक्य या अखबारों में इस तरह की किसी हेडलाइन के साथ पहुंचेंगे, जैसे कि बिशप चाहता है कि प्रेस पर लगाम लगे, या सांसद ने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला किया। देख रहे हैं, इस सांसद पर, चाहे जो बिशप वहां के जो धर्मगुरु होते हैं, ठीक है, उनके बारे में रिपोर्टर ऐसी बातें कहने लग जाते हैं। असल में जब कोई व्यक्ति बेतुकी, बेकार सी, गैर जिम्मेदार बातों के प्रसार को रोकने की जरा सी भी कोशिश करता है, मीडिया के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, तो तुरंत एक जोरदार शोर मच जाता है कि यह प्रेस की आजादी के लिए खतरा है। प्रेस वाले ऐसा कहने लग जाते हैं अपने बारे में जब उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है। तो कह रहे नो वंडर दैट, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर, लेटली हाल ही में, the Archbishop of York and Minister of the Crown we heard to utter the same despairing cry in face of journalistic misrepresentation and indiscretion. We cannot control the press. सोचिए, यहां तक कि जो आर्क बिशप हैं, जो वहां के धर्मगुरु हैं और जो वहां के नेताजी हैं, वो भी बेचारे निराशा में कहते हुए नजर आते हैं अंत में, क्या कि यहां पर जर्नलिस्टिक मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, कि जो जर्नलिज्म है उसका गलत उपयोग हो रहा है, उसको मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यह बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, नेताजी, मिनिस्टर वहां के और वहां के धर्म प्रचारक, धर्मगुरु जो हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, है ना, कि हम कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट कंट्रोल, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं किसको, प्रेस वाले को। तो जब इतना पहुंचा हुआ आदमी जब ये बात कह रहा है कि हम प्रेस वालों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लगाम नहीं लगा सकते हैं, तो आम जनता की क्या हालत होती होगी? सोचिए, आम जनता की क्या हालत होती होगी आखिर। बेचारा आम जनता तो भाई कुछ भी नहीं बोल पाता होगा। अगर ये इतने फेमस सेलिब्रिटी लोग अगर नहीं कुछ कर पाएंगे तो आम जनता क्या ही कर पाएगी, है ना। इसका मतलब है कि मीडिया वालों को आजादी लगता है कुछ ज्यादा ही दे दी गई है, इससे तो यही पता चल रहा है। कहते हैं यह जो वाक्य है मीडिया की बढ़ती बेलगाम और गैर जिम्मेदार गतिविधियों की आलोचना करता है। लेखक बता रहा है कि लेखक बता रही हैं कि यॉर्क के आर्च बिशप, एक प्रमुख धार्मिक नेता जो हैं, और सरकार के एक मंत्री, दोनों ने हाल ही में यह निराशाजनक बात कही कि वे प्रेस को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, दो महान जो सेलिब्रिटी हैं वो इस बात को ऐसे कह रहे हैं। इसका मतलब यही ना हुआ कि मीडिया इतने बेखौफ और मनमाने तरीके से खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है कि अब बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी असहाय महसूस कर रहे हैं, तो आम जनता की क्या हालत होगी। तो उनका दर्द ये कह रहा है कि जो बात असल में कहना चाहते हैं वो सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंच रही है, चाहे दो धर्मगुरु की बात हो, चाहे वो कोई नेताजी की बात हो, मतलब जनता तक बात सही से नहीं पहुंचाई जा रही है, क्योंकि मीडिया जो है ना उसे गलत तरीके से पेश कर रहा है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। जब इतने ऊंचे पद पे जो बैठे हैं, जब वो कह रहे हैं कि भाई हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर आम जनता क्या करेगी उनको? आम जनता को भाई क्या है फिर, वो तो बना काम में बिजी है, उसको क्या पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अंदर में, है ना। बच्चे, ग्रामर में ज्यादा चैप्टर आपके बाकी नहीं है, उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। द पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, कहते हैं राइटर कि अभी मैंने जो यहां पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, आई हैव गिवन आर, यू विल से, आप कह सकते हो, ऑफ वेरी स्मॉल इंपॉर्टेंस, आप चाहो तो कह सकते हो कि हाँ इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है आखिर। तो सही में दिस इज वॉट मेक्स देम सो सिम्टोमेटिक एंड सो डिस्क्यूटिंग, सही बात है, यही तो इसको है जो उसको विलक्षण बना रहा है, जो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा है। दे डू नॉट शो एनी डायरेक्ट रेस्टिंग ऑफ ट्रूथ टुवर्ड्स अ प्रोपेगेंडा एंड अगेंस्ट सच अटेम्प्ट्स द रीडर में विद अ लिटिल मेंटल एफर्ट एफिशिएंटली आर्म हिमसेल्फ। देखिए, मान लेते हैं कि भाई हमने जो एग्जांपल दिया उतना बड़ा एग्जांपल वो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर यहां पर जनता चाहे, जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, वो अगर थोड़ा सा भी अपना बुद्धि खर्च करने की कोशिश करे ना, हल्का सा अपना अगर दिमागी एफर्ट लगाए, कोशिश लगाए, तो उतना पर्याप्त है खुद को क्या करने से, मीडिया के गलत विचारों से बचने के लिए, उतना ही काफी है। अगर जनता चाह ले तो वो समझ सकती है, अपनी आवाज को उठा सकती है, और जब तक सब लोग मिलकर नहीं उठाएंगे तब तक एक अकेले इंसान से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कहते हैं यहां पर कि आप कह सकते हैं कि जो विशेष उदाहरण मैंने दिए हैं वे बहुत ही मामूली महत्व के हैं, आप कह सकते हैं, चलो मान लेते हैं सही है, यही बात उन्हें इतना लक्षणात्मक, सिम्टोमेटिक और चिंताजनक, डिस्क्यूटिंग बनाती है। ओके, अगर हर कोई इस बात को मामूली महत्व देगा, इस बात को कि भाई नेताजी ने कह दिया तो भी प्रेस वाले नहीं मान रहे हैं, अगर आप इसको इतना मामूली बात समझ के रखिएगा, अगर नेताजी की बात को आप मामूली बात समझ के रखिएगा, तो फिर तो जो आम जनता है, जो कमाने खाने में बिजी है, उसकी बात को भी तो लगता है कि कोई वैल्यू भी नहीं देगा ना, फिर तो भाई उसके बारे में कोई पूछेगा भी नहीं।
ये जो उदाहरण सच्चाई को किसी खास प्रचार प्रोपेगेंडा के मकसद के लिए सीधे तोड़ मरोड़ कर पेश करने को नहीं दर्शाते हैं। मैंने जो एग्जांपल दिया यहां पर मैं किसी धर्म गुरु का प्रचार नहीं कर रही हूं। राइटर कहते हैं कि मैं किसी नेताजी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रही हूं, मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैला रही हूं इस बात में। ठीक है, ये राइटर कहना चाहते हैं कि मैं कोई विशेष प्रचार नहीं करने आई हूं यहां पर, मैं बस उस सच्चाई को बताना चाहती हूं जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है प्रेस वाले के जरिए। ओके, ऐसी कोशिशों से तो पाठक थोड़ा सा अगर मानसिक प्रयास करें, थोड़ा सा अपना बुद्धि खर्च करें तो खुद को आसानी से बचा सकते हैं, अगर जनता चाहे तब। लेकिन जनता तो भैया कमाने खाने में बिजी है, वो अपने आप को कैसे बचाएगी। लेकिन फिर भी राइटर कह रहे हैं अगर जनता चाहे तो सिस्टम हमारा बच सकता है। कहते हैं व्हाट दे डू क्लियरली शो इन एन all pervading carelessness about veracity, penetrating every column, creeping into the most trifling item of news, smudging and blurring the boundary lines between fact and fancy, creating a general atmosphere of cynicism and mistrust. राइटर कहती हैं कि जो बात ये उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं वो है सच्चाई, वेरासिटी के प्रति एक सर्वव्यापी हर जगह फैली हुई लापरवाही। मतलब कोई एक समाचार में लापरवाही नहीं फैलती दिखती है। अगर मीडिया ने, चलो भाई ठीक है, मीडिया से गलती हो गई तो किसी एक न्यूज़पेपर में गलती हुई होगी, किसी एक न्यूज़पेपर में किसी बात को डिस्टॉर्ट किया गया होगा, सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा। लेकिन ये तो भैया हर जगह पर देखने को मिल रहा है। ऐसी लापरवाही किसी एक न्यूज़पेपर में नहीं है, सिर्फ स्थानीय खबरों में नहीं है, बड़े बड़े समाचार पत्रों में भी है। और जो लोकल न्यूज चैनल्स हैं, चाहे जो लोकल एरिया में जो न्यूज़पेपर बांटे जाते हैं, जो स्थानीय न्यूज है, उन सब में भी लापरवाही देखने को मिल रही है। ओके, तो ये जो सच्चाई है कि प्रति एक सर्वव्यापी हर जगह फैली हुई लापरवाही दिख रही है, यह लापरवाही अखबार के हर कॉलम में समाई हुई है। ऐसा नहीं कि बस एक हेडलाइन में सिर्फ गलती छाप दिया गया, ऐसा नहीं, अखबार के हर कॉलम में छाया हुआ है ये लापरवाही। छोटी छोटी खबरों में भी चुपचाप घुस रही है। कभी होता था कि चलो कोई बड़ा खबर है उसमें लापरवाही कर दिया, लेकिन अब तो छोटी छोटी खबरों में भी चुपचाप घुस जा रही है लापरवाही। किनकी? मीडिया की। तथ्य, जितने सारे फैक्ट्स हैं जो सच्चाई है, और चाहे वो कल्पना हो, सच्चाई हो चाहे कल्पना हो, इन दोनों के बीच की सीमाओं को धुंधला और गड़बड़ कर रही है। मतलब जनता को पता ही नहीं चल रहा कि कौन फैक्ट है और कौन उसमें क्या है, फैंसी है, कल्पना है। सच्चाई के बीच में और कल्पना के बीच में, इमेजिनेशन के बीच में जनता फर्क ही नहीं तय कर पा रही है। और जो लोग तय कर पा रहे हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, जिनके पास टाइम है न्यूज़पेपर बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए, वो अपनी बात अगर मीडिया को बोलते भी है ना कि देखिए आपने गलत छापा है, तो उनके ऊपर भाई वो गलत तरीके से आलोचना करने लग जाते हैं कि देखिए नेताजी हमारे ऊपर ऐसा कह रहे हैं, प्रेस वालों की आजादी छीनना चाहते हैं नेताजी, है ना, उल्टा ब्लेमिंग करने लग जाते हैं। और जनता छोटे छोटे खबरों में भी क्या करती है, उसको पता नहीं चलता कि क्या सच्चाई है और क्या कल्पना है ना। इन दोनों के बीच की सीमाओं को धुंधला और गड़बड़ कर रही है कौन? मीडिया। और इस तरह एक सामान्य माहौल तैयार कर रही है जिसमें मिसट्रस्ट दिखने को मिल रहा है, शंका हो रही है। शंका नहीं होगी अगर पता चल गया किसी जनता को या किसी को भी कि लगता है ये सच्चाई नहीं है, खबर तो हम सुने थे कि ऐसा था लेकिन छापा गया है कुछ और, तो मन में शंका उठनी शुरू हो जाएगी और तिरस्कार, सिनिसिज्म, घृणा, नफरत होने लग जाएगी। भैया कि हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, आखिर हम कोई न्यूज़ चैनल देखें तो हम क्यों देखें। दोनों जगह तो भाई प्रोपेगेंडा चल रहा है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है यहां पर। That is, he unfaithful in little is unfaithful also in much. If a common court case cannot be correctly reported, how are we to believe the reports of world events? कहते हैं कि जब हम अपने देश में छोटी छोटी खबरों को, अपने देश के अंदर, अपने जिला के अंदर, अगर हम अपने स्थानीय न्यूज में अगर हम गलती नहीं पकड़ पा रहे हैं, या अगर देख रहे हैं कितनी लापरवाही है और हमारे बोलने से भी मीडिया नहीं सुधर रही है, तो जब अपने देश के अंदर में हम जब सुधार नहीं ला सकते हैं, अपनी आवाज हम नहीं उठा सकते हैं, तो फिर हमारा सिस्टम जो विदेशों तक, हमारा देश का जो लिंक है विदेशों से, अगर वहां कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, अगर उसके बारे में कुछ गलत छापा जा रहा होगा, तब हम अपने बात कैसे पहुंचाएंगे। जब हम अपने देश के अंदर के सिस्टम को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो देश का सिस्टम जो बाहर से लिंक किया हुआ, जुड़ा हुआ, यहां राइटर ऐसी बात यहां कह रही हैं कि जब हम अपने देश के अंदर के न्यूज के ऊपर कुछ हम नहीं बोल सकते हैं, तो विदेश के न्यूज पे हम कैसे बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे देश का जो हालत है वो बाहर में भी देखा जाता है ना। ठीक है, इफ एन इंटरव्यूअर interprets the novelist whom we have all seen, what does he do with the foreign statesman whom we have never seen? कहते हैं कि जो हमारे यहाँ इंटरव्यूअर है, अगर इस किसी इंटरव्यूअर ने गलत तरीके से किसी उपन्यासकार के बारे में कुछ बात लिख दी, अपने देश के उपन्यासकार के बारे में, ठीक है, और हमने आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्होंने हमारी आवाज को दबा दिया, तो जब वे हमारे साथ अपने देश के नॉवलिस्ट के साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अपने बारे में भी कह रहे नहीं है, क्योंकि इनकी बात को भी दबा दिया गया था, इनकी बात को भी गलत तरीके से फैला दिया गया था। वो बिल्ली वाला एग्जांपल जो लिया था हमने, है ना, वो गार्डनिंग वाला जो एग्जांपल है, तो क्या था, एक मिस
है ना, वो क्या था, मिस इंटरप्रेटिंग था, वो मिस रिपोर्टिंग था वो। तो कह रहे हैं कि जब अपने देश के नॉवलिस्ट के बारे में अगर लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, गलत तथ्य रख सकते हैं उनके बारे में, तो फिर तो भैया विदेशी स्टेट्समैन जो है, जो हाँ हमारा विदेशी कूटनीति चलता है, वैसे लोगों के बारे में ये क्या कह सकते हैं फिर तो। जब देश के अंदर में हालात खराब है तो भाई विदेशों से हमारा जो लिंक है उनके साथ क्या कर सकते हैं, ये जिनको हमने कभी देखा नहीं उनके बारे में हमको जो ही कहेंगे छापेंगे, हमको मानना ही पड़ जाएगा। जब हम अपने देश के अंदर में देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर के लोगों के साथ में गड़बड़ी हो रहा है जिसका कोई सुनवाई नहीं है, तो जिनको हमने बाहर विदेश में नहीं देखा है कभी, उनके बारे में अगर ये कुछ छाप देंगे फिर तो हमको सही मानना पड़ जाएगा। मतलब इनको इतनी आजादी दे दी गई है सरकार के द्वारा। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति छोटी बातों में भी बेईमानी करता है वह बड़ी बातों में बेईमानी ही करेगा ना। कहने का मतलब जो अपने देश के अंदर के लोगों को भाई गलत साबित कर रहा है, फिर तो बाहर के लोगों को बिल्कुल बेकार साबित कर देगा वो। अगर एक साधारण अदालत के मामले की सही रिपोर्टिंग नहीं हो सकती है तो हम विश्व घटनाओं की रिपोर्टिंग पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। अगर कोई पत्रकार उस उपन्यासकार के शब्दों को ही गलत समझता है जिसे हम सभी ने देखा और सुना है, तो वो उस विदेशी राजनेता के साथ क्या करता होगा जिसे हमने कभी देखा तक नहीं है। फिर तो जो कहेंगे हम उसी को सच मान लेंगे, है ना। अभी तक ग्रामर नहीं पढ़े हैं सर, क्या करें आगे। देखिए नहीं पढ़े हैं, ग्रामर बिल्कुल टच नहीं किए हैं, तो अब टच करने से कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाँ एक उपाय है कि अगर आप क्रैश कोर्स अगर जो आने वाला है, समझ गए ना, तो क्रैश कोर्स में आपने अगर एडमिशन ले लिया तो हम ग्रामर को पूरा डीपली तो आपको नहीं पढ़ा देंगे, लेकिन इतना जरूर कर देंगे कि आप एग्जाम में कुछ क्वेश्चन को टच जरूर करके आ सकें। इतना तो हम पक्का कर देंगे आपके लिए, समझ गए। अगर आपको हम पे ट्रस्ट है तो आपके ट्रस्ट को हम हिलने नहीं देंगे, इस रिपोर्टर की तरह हम नहीं करेंगे। बच्चे डाउट में आप जो लिख के भेजे, हम कल तक सारे डाउट सॉल्व कर दिए थे। कल दोपहर तक हम सारे डाउट क्लियर, दोपहर तक नहीं, कल 11 बजे सुबह तक में हमने सारे डाउट क्लियर कर दिया है। अब कल 11 बजे से देखिए 24 घंटा बीतने के बाद ही अगला डाउट सॉल्व किया जाता है ना, समझ गए। जैसे कल हमने 10 से 11 बजे के बीच तक में सारे डाउट क्लियर कर दिए थे, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, साइंस, आर्ट्स सबके। अब आज बैठेंगे फिर से डाउट पर, तो फिर अभी तक का जो डाउट भेजा गया 24 घंटा में उसको डील करेंगे फिर, है ना। जैसे हम लोग टीचर्स के साथ क्या होता है, जो सच्चाई है कि हम लोग कंटेंट पे काम करते रहते हैं क्लास लेने के लिए, तो टाइम कम मिल पाता है, तो हम लोग 24 घंटा में फिर डाउट को सॉल्व करते हैं। एनी टाइम डाउट पे नहीं बैठे रह सकते हैं, ठीक है, मजबूरी है, आपको ये बात समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब क्रैश कोर्स आएगा तो आप लोग उसमें ज्वाइन कीजिएगा। तो जो 3 महीने का जो क्लास चलता है, लगभग शायद 3 महीने का जो क्लास चलता है लगभग लास्ट में, जैसे कि नवंबर से स्टार्ट होता है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 से 4 महीने जो भी क्लास चलता है, जितने भी क्लास चलते हैं वो सब इस बेस पे चलते हैं कि जो बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं ना, जो बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं उनकी एक उम्मीद जग जाती है क्रैश कोर्स से, और हम लोग उम्मीद को कभी मारना नहीं चाहते हैं कभी, है ना। बच्चों का उम्मीद होता है कि चलो साल भर नहीं पढ़ा तो लास्ट में कुछ ऐसा पढ़ ले जिससे हमारा एग्जाम में कम से कम फर्स्ट डिवीजन आ जाए। और जो बच्चे साल भर पढ़ चुके हैं, लास्ट में 3 महीना क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको फायदा क्या होता है कि जो भी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं वो सब उनको मिल जाता है क्रैश कोर्स में, ये फायदा हो जाता है। ओके हाँ, तो आपको अगर हमारे पर भाई ट्रस्ट है, विश्वास है, तो हम एग्जाम की सुबह तक, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा इंग्लिश का ना, उसके सुबह तक भी, सुबह 4 बजे तक आपके साथ हम रहेंगे। खाली एग्जाम हॉल में नहीं रहेंगे, एग्जाम हॉल में बस हमारा पढ़ाया हुआ चीज ही आपके साथ रहेगा। ओके कहते हैं इफ द पेपर्स कैन बी कन्विक्टेड ऑफ फॉल्स एम्फेसिस, मान लेते हैं कोई भी न्यूज पेपर में, कोई भी समाचार पत्र में, उसमें अगर कन्विक्टेड किया गया है, लिखा गया है किस चीज को, फॉल्स एम्फेसिस, झूठ वाली चीजों को जोर दिया गया है, गार्बलिंग, चीजों को घुमा फिरा के पेश किया गया, इनएक्यूरेसी मतलब उसमें सही नहीं छापा गया है, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट, सच्चाई को सीधे मोड़ दिया गया है, रैंडम इन्वेंशन, अपने मन से कुछ ना कुछ छाप दिया गया है, मिरेकल मॉन्जरिंग, किसी चमत्कारिक चीज को बता दिया गया, जैसे कि राइटर ने 8000 शब्दों का भाषण दिया था और छापा गया कि 20,000 शब्द मुंह से बोले गए थे, तो ये जो मिरेकल मॉन्जरिंग है। एंड फ्लैट सपरेशन, किसी भी संदर्भ को सीधे दबा देना, ये जितने भी सारी चीजें हैं जो मीडिया यूज करती है समाचार पत्र में, चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करने का। इस केसेस वेयर सच डिस्टॉर्शंस, जहां पर चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, आर ऑफ एडवांटेज टू नोबडी, क्या इसका फायदा किसी को है, क्या इसका फायदा किसी को है, उल्टा नुकसान ही ना होता है इसका, उल्टा इसका नुकसान हो जाता है। अगर आप गलत तरीके से छापिए तो उसका किसका फायदा होगा भला, किसका फायदा होगा। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि आप मिर्च मसाला लगा के छापना आपका भाई फितरत है, आपकी आदत है, आपका भाई वो तरीका है अपनी न्यूज को चलाने का, तो चलाइए ना, कौन मना करता है, चलाइए भर मतलब चलाइए, टीआरपी खूब वसूलिए, अपना खूब पैसा कमाइए, लेकिन कम से कम महाराज कोशिश तो कीजिए कि हम जनता तक चीजों को कम से कम 90% हम सही बात पहुंचा दें। खाली 10% मिलावट करें अपना मिर्च मसाला, वो भी है ना, लेकिन आप क्या करते हैं भाई, ये सब चीजें करने लग जाते हैं, फॉल्स एम्फेसिस, गार्बलिंग करने लग जाते हैं, मिरेकल मॉन्जरिंग करने लग जाते हैं, सेपरेशन करने लग जाते हैं, इसको फायदा है। व्हाट आर वी टू सपोज अबाउट दोस केसेस इन व्हिच वेस्टेड इंटरेस्ट आर क्लोजली कनेक्टेड, एंड अबव ऑल व्हाट आर वी टू मेक ऑफ द assumptions on which all this is based, that the reader is too stupid to detect falsehood and too frivolous even resent it। तो इससे तो यही ना, इससे फायदा तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन इससे ये बात तो पता चल गई ना कि जिस बेस पर
जिस मुद्दे पर आपने इन सब चीजों को लिखा है उससे तो एक ही बात पता चलती है ना कि भाई जो पढ़ने वाले हैं, जो पाठक गण हैं, जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, उनके साथ तो यही ना मामला समझा जाएगा कि भाई वो बेवकूफ हैं। मामला क्या होगा? आखिर इसका कहने का क्या मतलब? वो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ है कि वो फर्क नहीं कर पा रही है कि क्या फैक्ट्स है और क्या फैंसी है, क्या सच्चाई है और क्या इमेजिनेशन है, क्या कल्पना है। ये जनता पहचान ही नहीं पा रही है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है उस झूठ को, फॉल्सहुड को। और है ना, वो इतना ज्यादा मतलब उनको बेवकूफ माना जा रहा है, टू फ्रिवलस, वो इतना ज्यादा स्टूपिड है और फ्रिवलस है ना, कि वो झूठ को पकड़ ही नहीं पा रही, डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है जनता। इससे तो ये बात पता चल गई ना कि मीडिया के गलत चीजों को छापने से, मीडिया का जो तरीका है चीजों को गलत तरीके से पेश करना, चीजों को दबा देना, झूठ फैला देना, इसे तो यही घूम फिर के बात आती है कि वो मीडिया क्या समझती है कि जो जनता है ना एक नंबर की निहायती बेवकूफ है। इसको फर्क ही नहीं पता चलता है कि हमने सच्चाई छापा है कि हमने झूठ छापा है। तो यहां तो मीडिया के दिमाग पे सवाल उठ जाता है ना, समझ गए? अगर अखबारों को ऐसे मामलों में दोषी ठहराया जा सकता है, अगर अखबारों को ऐसे मामलों में दोषी ठहराया जा सकता है जहां उन्होंने गलत जोर दिया है, फॉल्स एम्फेसिस किया है, गार्बलिंग किया है, तथ्यों को गलत बताया है, इनएक्यूरेसी बताया है, सच्चाई को उल्टा करके दिखाया, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट बताया है, मन गढ़ंत बातें कर दी है, रैंडम इन्वेंशन कर दिया है, चमत्कार की तरह बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, मिरेकल मॉन्जरिंग किया, या फिर पूरी बात को दबा दिया, फ्लैट सपरेशन कर दिया, और ये सब ऐसे मामलों में किया गया हो जहां इसे किसी को कोई फायदा ही नहीं होता है, कोई फायदा ही नहीं हुआ हो। अब राइटर के बारे में छापा गया था कि राइटर को बागवानी पसंद है, राइटर को बिल्ली पालना बहुत पसंद है, जबकि ये दोनों चीजें बिल्कुल भी नहीं है, एकदम फ्लैट सेपरेशन हो गया था, सीधे पूरी बात को दबा दिया गया। क्या किया गया? एकदम सीधे, है ना, मन ग्रंथ बातें कर दी गई थी। ये सारी घटना राइटर के साथ घट चुकी है। इसीलिए राइटर कहती है कि हमारे ब्रिटेन में प्रेस वालों को बहुत ज्यादा आजादी मिल गई है। कहते हैं कि उसको आजादी नहीं मिलनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो आजादी का फायदा अगर ऐसे उठाने लग जाए ना तो ऐसी आजादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसे मामलों में ये सब जो काम किया गया जिससे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, पब्लिक को क्या फायदा हुआ जी कि आपने गलत छाप दिया, हाँ, कि भाई मिसेयर्स को बागवानी पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, बिल्ली पालना पसंद है। ये जो आपने छापा, जो गलत छापा, इससे किसी को फायदा हुआ? किसी को फायदा हुआ क्या? किसी को, जनता को क्या मतलब भाई कि बिल्ली पाले चाहे घोड़ा पाले अपने घर में, क्या मतलब है उसको? कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप सच्चाई बता देते कि हाँ आप इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि मिसेयर्स को बिल्ली पसंद नहीं है, या फिर गार्डनिंग करना उनको पसंद है, आप चाहे तो ऐसे भी छाप सकते थे। तो आपने जो नहीं है वो छापा और किसी को फायदा भी नहीं हुआ। तो सोचिए उन मामलों में क्या होता होगा जहां किसी का निहित स्वार्थ छिपा हुआ है, हाँ, जहां पर किसी का अपना कुछ इंपॉर्टेंस है। जब छोटे मोटे मुद्दे में अपने गलत चीजों को दिखाना शुरू कर दिया, बिल्ली बागवानी के बारे में, तो सोचिए जहां पर किसी का स्वार्थ छिपा हुआ है, जहां पर किसी का अपना इंपॉर्टेंस है, जहां पर किसी कोई जरूरी काम के बारे में अपने गलत छाप दिया, सोचिए फिर क्या होगा उसका, उन मामलों में क्या होता होगा। और सबसे बड़ी बात कि हम उन एजम्पशंस को, हम उन मान्यताओं के बारे में क्या सोचें जिन पर यह सब आधारित है। यानी कि पाठक इतना मूर्ख है कि झूठ को पहचान नहीं पाएगा, और इतना हल्का है, मतलब दिमाग से इतना हल्का है, या फिर ये बात इतनी हल्की फुल्की है, इतनी फ्रिवलस है कि पहचान भी ले तो परवाह नहीं करेगा। हाँ, जनता परवाह नहीं करेगा इस सब बातों का, बिल्कुल परवाह करना चाहिए जनता को। तो जनता जब तक अपना मेंटल एफर्ट नहीं लगाएगी तब तक रिपोर्टर ऐसे ही उनके साथ छेड़खानी करते रहेंगे। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है झूठा प्रचार प्रसार करना होता है, समझ गए? कहते हैं डिसेंट जर्नलिस्ट डू नॉट लाइक द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो अच्छे ईमानदार पत्रकार होते हैं ना, वो इस तरीके का हरकत नहीं करते हैं। जो ईमानदार पत्रकार होते हैं, जिनके अंदर पत्रकारिता एकदम जर्नलिज्म भरा हुआ है, उनके अंदर में, उनके अंदर जर्नलिज्म का जो कीड़ा अंदर भरा हुआ है, ईमानदारी वाला कीड़ा, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो चीजों को एज इट इज दिखाते हैं, एज इट इज, यथार्थ जैसा हुआ है वैसा ही दिखाते हैं। नॉट डू द मोर रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, और ना ही कोई जिम्मेदार एडिटर्स जो संपादक होते हैं, जो चीजों को एडिट करते हैं, ना तो कोई ईमानदार एडिटर ऐसा करना चाहेगा और ना ही कोई पत्रकार ऐसा करना चाहेगा। बट द नंबर ऑफ एडिटर्स, बहुत सारे ऐसे एडिटर्स हैं और बहुत सारी संख्या में ऐसे जर्नलिस्ट हैं हु कैन मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी, बैलेंस एंड रेपुटेशन। ये तीन वर्ड का फॉलो कौन कर सकता है? तो एक सच्चा पत्रकार, एक जिम्मेदार एडिटर ही अपने इस बैलेंस को, अपने इस कर्तव्य को, अपने इस प्रतिष्ठा को मेंटेन करके रख सकता है, उसको चलाते हुए रख सकता है। इन द फेस ऑफ प्रेशर ग्रोज लेस डे बाय डे, इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी पेपर, ये बहुत मुश्किल होता है किसी समाचार पत्र के लिए कि दैट प्रेजेंट्स इट्स न्यूज सोबरली टू मेंटेन इट्स सर्कुलेशन, परहैप्स इट इज ट्रू दैट एवरी नेशन गेट्स द प्रेस इट डिजर्व। और जिस देश में ऐसे पत्रकार रहेंगे, माना कि उनको मुश्किल है चलाना न्यूज़पेपर, अगर वो सच्चाई को सच्चाई के तौर पे दिखाएंगे तो थोड़ी उनके राह में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर वो ऐसे ही मेंटेन करके चलेंगे तो भैया हमारे देश में वैसे पत्रकार सम्मान को डिजर्व करते हैं, सम्मान को डिजर्व करते हैं।
ओके, वैसे पत्रकार के लिए हमारे देश में सम्मान है। कहते हैं शालीन ईमानदार पत्रकारों को, डिसेंट पत्रकारों को वर्तमान स्थिति पसंद नहीं है, और ना ही जिम्मेदार संपादकों को। लेकिन ऐसे पत्रकारों और संपादकों की संख्या जो दबाव के बीच भी अपने कर्तव्य, जिनके ऊपर प्रेशर डाला गया है, फिर भी कह रहे कि नहीं छापेंगे इसे, हम मालिक कह रहा है कि भाई छापो, कहेगा नहीं छापेंगे, आप हमको नौकरी से निकाल दीजिए, मंजूर है, लेकिन हम गलत चीज नहीं छापेंगे, हम चीजों को गलत तरीके से एडिट नहीं करेंगे हम। तो वैसे संपादक, वैसे एडिटर, वैसे पत्रकार, जर्नलिस्ट इन दबाव के बीच में भी अपने ड्यूटी को, अपने बैलेंस को, संतुलन को, अपने मान सम्मान के उच्च मानकों को बनाए रख सकें। हर दिन कम होती जा रही है, ऐसे पत्रकार दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं जो संयमित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से खबरें पेश करते हैं। अपना सर्कुलेशन, पाठकों की संख्या बनाए रखना मुश्किल होता है। शायद यह सच है कि हर देश को वही प्रेस मीडिया मिलता है जिसकी वह हकदार होता है। ये बहुत बड़ी बात यहां कह दी गई कि हर देश को वही मीडिया मिलता है जिसकी वह हकदार होता है। मतलब कहने का कि अगर देश में नेताजी, चाहे जो कोई भी, अगर बेईमानी की डगर पे चल रहा है तो उसको वैसा ही पत्रकार भी मिल जाता है। और अगर भाई सब कोई अपनी ईमानदारी पे चलेंगे, देश अगर ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा तो उसको वैसा ही मीडिया मिलेगा, एकदम ईमानदार। तो अगर आप बेईमान हैं तो आपको संगति भी बेईमान वाला ही बचेगा। आप अगर बेईमान रहिएगा तो आपको ईमानदार वाला ग्रुप जमेगा, आपको जमेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो बेईमान हैं। तो बेईमान लोगों को बेईमानी वाला ही लोग पसंद पड़ता है, और ईमानदार लोग को ईमानदारी वाला ही ग्रुप पसंद आएगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर राइटर कि हर देश को वही प्रेस मिलता है जिसके वो हकदार होता है, और उस देश में वैसे पत्रकार का सम्मान होना चाहिए। समझिए बच्चे, देखिए बाबू, हर चैप्टर आपका इतना छोटा नहीं हो सकता है। अब जिस चैप्टर को जैसे बनाया गया है, हर चीज लाइफ में सब चीज से क्या सीखने को मिलता है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, बट इज ऑल्सो फुल ऑफ थॉर्न्स। ये क्या है? ऑल्सो फुल ऑफ थॉर्न्स, ये कांटे से भी भरे हुए हैं। तो लाइफ में इन सब चीजें क्या है, सिखा रही हैं आपको कि बाबू हर चीज आसान नहीं होती है, कहीं कहीं पर मुश्किलें आपके पास आएंगी, लेकिन आप अपने आप को मेंटेन करके रखो ऐसे ईमानदार पत्रकार की तरह, तो भाई आप भी उस चीज को डिजर्व करोगे एक दिन। अब हर चैप्टर अगर आसान ही हो जाए, आपको पोम पढ़ने में कितना मजा आता है, छोटा छोटा रहता है कि हाँ तुरंत चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो भैया कुछ चैप्टर भाई तो लॉन्ग भी होने चाहिए ना, समझ गए? अभी तो और आपका चैप्टर लॉन्ग भी आने वाला है। अभी तो 3 चैप्टर जो लास्ट में बचे हुए ना, वो सब लॉन्ग ही है, समझ गए ना? तो शुरुआत हुई थी छोटे से चैप्टर से, पोम से हमने स्टार्ट किया था, अब एंड में आया है। अब जब होता ना कि जब कोई चीज का जब एंड होता है ना, तो मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लाइफ में भी ऐसे होता है, जब हम सफलता के मुकाम पे जब होते हैं ना, तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, चारों तरफ से मुश्किलें घेर लेती हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से हमें सीखना चाहिए कि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है, समझे? हाँ, कहते हैं बट सपोजिंग द रीडर डज केयर अबाउट एक्यूरेसी, हमें यह सपोज करना चाहिए कि जो रीडर है ना, वो डज केयर, वो ध्यान देते हैं एक्यूरेसी के बारे में। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जनता बेवकूफ है, उनको समझ में नहीं आता है। ये सोच के चलिए कि जनता इन सब चीजों के शुद्धता के बारे में केयर करती है। डज ही रिसेंट कंटेम्प्ट फॉर हिज इंटेलिजेंस, डज ही वांट द ट्रूथ, व्हाट इज सेड एंड डन, व्हाट स्टेप्स इज द टू टेक, हाउ इज ही टू गेट एट द फैक्ट्स विच आर विदल्ड और स्मूदर्ड अंडर these mountains of distortion and absurdity, how is he to make his will felt। यहां ये बात जनता के बारे में लिखी गई है कि जनता सच्चाई को उजागर करना चाहती है, तो आखिर कैसे कर पाएगी, कैसे कर पाएगी? इन सारी बेतुकी चीजों में वो कैसे ढूंढ पाएगी कि भैया इस ये जो डिस्टॉर्शन का जो पहाड़ है हमारे सामने, उस पहाड़ में से कैसे हम चुहिया को बाहर निकाले, है ना? ये जनता के ऊपर है ये। तो कहते हैं लेकिन मान लीजिए कि पाठक सच्चाई की परवाह करता है, मान के चलिए कि कोई एक ऐसा रीडर है जो समाचार पत्र इसलिए पढ़ता है कि हम सच्चाई पढ़ सकें। तो वैसा पाठक मान लीजिए सच्चाई की परवाह अगर करता है, मान के चलिए, तो उसे अपनी बुद्धि का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अब प्रेस वाला क्या सोच रहा है कि हम कुछ भी छाप दे, जनता पढ़ ले, क्योंकि जनता तो बेवकूफ है, जनता के पास तो बुद्धि नाम की चीज है नहीं। लेकिन वैसी जनता जो सच्चाई को पढ़ना चाहती है, उसको तो अपनी बुद्धि का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वो तो कहेगा ये क्या छाप दिए हो जी, क्या समझ रहे हो कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि का अपमान हो गया फिर तो कोई जनता जो अगर सजग रहेगी, अवेयर रहेगी इन सब मामलों में, तो वो अपने बुद्धि का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हमें ये भी सोच के चलना चाहिए। और वह यह जानना चाहता है कि वास्तव में क्या कहा और क्या किया गया, घटना कौन सी घटी और क्या छापा गया। जनता को हक है, जनता अगर इसे करने लगे ना, तो सोचिए जनता बर्दाश्त नहीं करेगी तो फिर उसे क्या करना चाहिए? वह उन तथ्यों तक कैसे पहुंचेगा? जनता को पता लग गया कि भाई ये झूठ लिखा हुआ है, तो जनता उस सच्चाई तक, उस फैक्ट्स तक कैसे पहुंचेगी जो उसे छिपा लिया गया है, या वो झूठ जो बेतुकी बातों, एब्सर्डिटी के ढेर में दबा दिए गए हैं, वो अपनी इच्छा और सोच को कैसे प्रभावी बना सकता है? ये सवाल कर रही है राइटर। ओके, इज ही टू राइट एंग्री लेटर्स, क्या जनता को अगर ये बात समझ में आ जाए कि झूठ लिखा गया है, झूठ का पहाड़ यहां पर खड़ा किया गया है, फालतू बात छाप दिया गया है, तो जनता क्या करेगी? क्या वो गुस्से से भरा हुआ पत्र लिखेगी?
प्रेस वाले को, या और ट्रांसफर हिज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, या फिर अपना न्यूज़पेपर बदल लेगी कोई और? विल एनीबडी केयर इफ ही डज? और अगर वो ऐसा करती है जनता तो क्या इससे किसी को परवाह है? दे विल केयर इफ ही प्रोटेस्ट इन सफिशिएंट नंबर्स। दे विल केयर, वे लोग करेंगे केयर, इफ ही प्रोटेक्ट्स इन सफिशिएंट नंबर्स, बट हिज पेनी इज अ स्मॉल वेपन टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द पूल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस। लेकिन दिक्कत क्या है कि जनता के अखबार बदलने से क्या हो जाएगा? जनता को अखबार बदलने से क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी तो सब अखबार में लगभग उसी चीज को दिखाया जा रहा है ना। आप सोचिए भाई, चलो हिंदुस्तान वाला जो पेपर है इसमें थोड़ा सा गलत न्यूज छाप देता है, हालांकि ऐसा हो सकता नहीं, तो अलग बात है, लेकिन मान ली जनता अगर सोच ली कि नहीं भाई इसमें गलत न्यूज छपा गया, ऐसा करते हैं ना, इसको हटा करके दैनिक जागरण ले लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको हटा कर नहीं दैनिक भास्कर। तो पेपर बदलने से क्या हो जाएगा? पेपर बदलने से क्या हो जाएगा? इतने बड़े बड़े जो यहां पर पैसे वाले बैठे हुए हैं, उनके आगे आपका थोड़ा सा जो चिल्लर है, आपका जो पेनी है, जो पेनी है 3 रुपया 4 रुपया हर दिन का, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, फर्क तब पड़ेगा जब ढेर सारे नंबर्स में, जब जितने सारी जनता अचानक से सब न्यूज़पेपर खरीदना बंद कर दे, अचानक से खरीदना बंद कर दे, कह दे अपनी आवाज उठा के कि हम न्यूज़पेपर तभी लेंगे, तभी पढ़ेंगे जब आप सच्चाई पेश करना शुरू करोगे। तो जब आवाज हर जगह से उठनी शुरू होगी ना, तो सब के सब सुधर जाएंगे। समझ गए? यहां पर हिज हेल्पलेसनेस, उनकी मजबूरी हो जाती है, इज अ मेजर ऑफ द फ्रीडम विच द प्रेस एंजॉयज बट इज द रीडर फ्री। लेकिन मजबूरी में यह कहना पड़ता है कि ये जो प्रेस वालों को जो इतनी आजादी दे दी गई है, क्या वाकई में जनता भी आजाद है? क्या जनता भी आजाद है? क्या हम इस बात को कह सकते हैं? अगर जनता आजाद है तो जनता अपनी आवाज उठा के दिखाए, प्रेस वालों का जो गलत समाचार छापा गया उनके जरिए, उनको भाई गलत साबित करके दिखाए, तब ना मानेंगे कि जो लाइन शुरुआत में चैप्टर में कही गई थी कि जहां पर प्रेस वाले फ्री होते हैं वहां जनता भी फ्री होती है। तो जब प्रेस वाले को इतनी आजादी है तो उस हिसाब से जनता को भी तो आजादी होनी चाहिए, है ना? क्योंकि जिस देश में प्रेस वाले आजाद हैं तो माना जाता है कि वहां की जनता भी आजाद है, ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं कि क्या पाठक को गुस्से से भरे पत्र लिखने चाहिए या फिर अपना रोजाना का छोटा सा पैसा जो पढ़ने का फीस देते हैं हम लोग 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, एक अखबार से हटाकर किसी दूसरे को दे देना चाहिए? क्या इससे किसी को फर्क पड़ेगा? अगर बड़ी संख्या में लोग विरोध करें तो जरूर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा ना। लेकिन उसका एक पैसा तो बहुत छोटा हथियार है उन बड़े बड़े स्वार्थों और धन कुबेर मीडिया समूहों की एकजुट ताकत के सामने, क्योंकि यहां सारी मीडिया एकदम धन कुबेर बैठी हुई है, ढेर सारा उसके पास पैसा है, और ये तभी हम उसको गिरा सकते हैं, उनकी आवाज को हम ला सकते हैं कब? जब हम सब लोग मिलके अपनी आवाज उठाएंगे। तब हमारा एक आदमी से पेपर बंद करने से, पेपर चेंज करने से कुछ नहीं हो जाएगा। हम लोग सब मिलके अगर बड़ी संख्या में विरोध करना शुरू करेंगे तो पक्का है कि फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा उनको। समझे? कहते हैं उसकी बेबसी ही असल में ये दिखाती है कि प्रेस मीडिया को कितनी आजादी प्राप्त है। लेकिन क्या पाठक भी उतना ही आजाद है? क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। एक बच्चे अंतिम पैराग्राफ इस चैप्टर का है, कहता है द कॉमन हैज अ वोट इन पार्लियामेंट, ही हैज अ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव whom he can badger and heckle and whose tenure of office rests upon his consent। कहते हैं कि ये जनता ही तो है, वो जनता ही है, वो कॉमन लोग ही तो है, हम कॉमन लोग ही है जिनके पास हमारा वोट देने का अधिकार है। हम जनता के पास वोटिंग सिस्टम है, हम वोट करते हैं ना, तब जाकर के कोई पार्लियामेंट बनता है। जनता चुनना बंद कर दे तो नेताजी अपने आप खुद को प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे, अपने आप को कोई वार्ड पार्षद बना लेगा। जनता के बदौलत ये लोग बनते हैं और जनता को ही पूछना भूल जाते हैं। समझ गए? ये कहते हैं कि हम मिलकर के वोट करते हैं तो पार्लियामेंट बनता है। ही हैज अ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव, हमारे पास पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव भी है, whom he can badger and heckle and whose tenure of office rests upon his consent। अगर हमारी मर्जी है तो वो है, अगर हमारी मर्जी तो वो नहीं भी रह सकते हैं। If he likes to make use of the machinery of democracy, he can have questions asked in the house। अगर हमारे पास डेमोक्रेसी है, अगर हमारे पास डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो हमारे पास पूछने का पूरा हक है कि हम सवाल कर सकते हैं उनसे। In the last resort he can destroy one government and make another। हम जनता चाहे तो भाई तुरंत भर में उसको बर्बाद भी कर सकती है, तुरंत भर में किसी और को भी चुन सकती है। बट देयर इज नो मशीनरी बाय विच वी कैन कंट्रोल द ऑर्गन्स विच मुल्ड ओपिनियन। कहते हैं कि सामान्य जनता के पास सांसद वोट देने का अधिकार है, उसका एक सांसद होता है जिसे वो हर बार सवालों से परेशान कर सकता है कि आखिर ऐसा क्यों छापा गया, जिसका पद उसकी सहमति पर निर्भर करता है। अगर जनता चाहे तो उसका पद रहेगा, नहीं चाहे जनता तो उसका पद तुरंत बर्खास्त हो जाएगा। वो अगर वो लोकतंत्र की व्यवस्था का उपयोग करना चाहे तो वो संसद में सवाल उठा सकता है। आखिरी विकल्प के तौर पे वो एक सरकार को गिराकर दूसरी सरकार बना सकता है। अभी हाल ही फिलहाल में रवि किशन जो कि एक भोजपुरी एक्टर हैं, उनकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगी। अभी हम कुछ दिन पहले हमने न्यूज देखा तो उन्होंने अपनी बात पार्लियामेंट में रखी कि ये जो चल रहा है मामला, इस बात पे लगता है कि बहुत कम लोग, ना के बराबर लोगों ने मुद्दा उठाया होगा। तो रवि किशन जी की बात हमको एक बहुत अच्छी लगी।
एक बात उन्होंने कहा कि इस एक मामला है, जैसे कि हर जगह होटल रेस्टोरेंट होते हैं, ढाबा वगैरह जो कुछ भी होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि हम जब खाना खाने जाते हैं तो देखते हैं कि किसी दुकान में समोसा 10 रुपया का है, किसी दुकान में समोसा बगल वाले में कोई 12 रुपया ले रहा है, कोई समोसे में भाई कोई कुछ मसाला गजब का डाल रहा है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है, जहां हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है, इस पर कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहा है। तो रवि किशन जी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया, ये बात हमको बहुत अच्छा लगा कि भैया इसका एक रेट तय होना चाहिए। रवि किशन जी ने कहा कि सरकार से कि इसका एक रेट तय होना चाहिए, जो भी एडिबल आइटम्स है, जो खाने पीने का जो सामान है, उस पर एक रेट होना चाहिए। समझ गए? ऐसा होना चाहिए ताकि जनता को ये ना लगे कि कोई दुकानदार हमसे ये कोई लूट रहा है, चाहे वो दुकानदार लूट रहा है। ऐसा होना चाहिए। ठीक है बच्चे, जो भी आपका डाउट है आप डाउट में लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है? हम क्लियर कर देंगे वहां पर, जितना हमसे हो सकता है उतना हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं होता हम सिंपली बोल देते हैं कि आप कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है? हम चैप्टर से रिलेटेड जो डाउट होता है वो जरूर पूछ देते हैं, ठीक है बच्चे? तो कहते हैं कि तो वह संसद में सवाल उठा सकता है, आखिरी विकल्प के तौर पे, आखिरी ऑप्शन के तौर पे वह एक सरकार को गिराकर दूसरी सरकार बना सकता है। अगर उस सरकार से सुधार नहीं हो रहा है तो जनता दूसरी सरकार भी चाहे तो तुरंत बना सकती है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए वह उन संस्थानों को नियंत्रित कर सके जो जनमत मतलब ओपिनियन को आकार देते हैं। मतलब किस पर? मीडिया पर। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अगर चाहे, है ना, तो सरकार ही तय कर सकती है। जनता अगर अपनी आवाज पूरी मिल करके उठाएगी तभी ये तय हो पाएगा। ओके, ये बच्चे आपका इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ के अंदर का ये पार्ट है। फॉर दैट, क्योंकि his sole resource is a penny a day and this native wit and will. In time of crisis, the newspapers are first with the cry, let the people know the facts. But perhaps fact is a deity invoked by the people only in the last emergency, when the easy gods of peace have failed them. कहते हैं, लेखक कह रहे हैं कि आम आदमी के पास सच्चाई तक पहुंचने के लिए बहुत सीमित संस्थान होते हैं। फिर सुनिएगा, लेखक का कहने का मतलब पूरे चैप्टर को मिला के क्या कह दिया गया कि आम आदमी के पास सच्चाई तक पहुंचने के लिए बहुत सीमित संसाधन होते हैं। उनके पास ज्यादा तौर तरीके नहीं है कि हम सच्चाई को पकड़ लें। सिर्फ रोजाना खर्च का एक पैसा, एक पेनी और अपनी समझ, सूझबूझ तथा इच्छा, बस इतना ही है। जब कोई बड़ी समस्या या संकट आता है देश में जनता के पास, तो मीडिया जोर जोर से कहता है कि लोगों को सच जानने का अधिकार है। नहीं देखते हैं, अक्सर सुनिएगा कि भाई सरकार जब कोई किसी तरह का जब पॉलिसी लॉन्च करेगा ना तो तुरंत मीडिया खड़ा हो जाएगा, कहेगा जनता तक ये बात पहुंचनी जरूरी है, ये सच्चाई को जनता तक हम पहुंचाएंगे, आप बताइए क्या हुआ है। तो इमरजेंसी के टाइम में, संकट जब बहुत बार देश में संकट समस्या आता है ना, तो मीडिया जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि लोगों को सच जानने का अधिकार है। लेकिन सच्चाई को अक्सर तब ही महत्व दिया जाता है जब सारे शांतिपूर्ण और आसान उपाय काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि जब प्रेस वाले को जब कुछ नहीं सूझता है ना, जब उनको सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आप देखते हैं अब उनको समझ में आ जाता है कि अब हम ज्यादा देर तक झूठ नहीं फैला सकते हैं, तो अंत में वो भी सच का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, शांति के साथ उनको आसान उपाय यही लगता है कि भैया आप सच का सामना, मतलब सच को पहुंचाया जाए जनता तक। यानी आमतौर पे रेगुलर वे से अगर देखा जाए तो सच और तथ्य को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती है। रोज इतने सारे समाचार छप जाते हैं, है ना, सिर्फ जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं ना, तब लोग सच की तरफ रुख करते हैं। ऐसा होता है। तो इसका मतलब कि ब्रिटेन में जितनी आजादी प्रेस वालों को है, लगता है कि उतनी आजादी शायद किसी भी जगह पे नहीं होगी। राइटर ऐसा कह रहे हैं। और चूंकि उनको आजादी मिलनी जरूरी है, क्योंकि जब तक देश में प्रेस वाले आजाद नहीं होंगे तब तक लोग वहां के आजाद नहीं हो सकते हैं। लेकिन आजादी का वे लोग जो गलत इस्तेमाल करते हैं वो नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि जनता आंख मूंद करके विश्वास करती है, पैसा खर्च करके पेपर खरीदती है, उनको लगता है कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सब सही है, वो सब सही के सही है। तो जिस दिन जनता को ये बात पता चलेगी कि सारे न्यूज सच नहीं होते, तो सोचिए उनको क्या लगेगा अपने ऊपर। उनको यही लगेगा ना कि भाई मीडिया हमारे बारे में ये सोच रही थी कि हमको बुद्धि नहीं है, हम दिमाग नहीं, हम दिमाग वाले नहीं है, हम स्टूपिड है, हम इडियट हैं, कि हम जो कुछ भी छापिएगा हम पढ़ लेंगे। जनता को तो यही लगेगा। तो एक दिन जनता को जब ये बात, अपने बुद्धि वाले अपमान जब बर्दाश्त नहीं होंगे, अपने बुद्धि का अपमान जब बर्दाश्त नहीं हो, तो क्या करेंगे वे लोग? हल्ला बोल करेंगे। लेकिन एक से नहीं होगा, पूरी जनता हल्ला बोल जिस दिन कर देगी तब मीडिया वाले सुधर जाएंगे। देखिए बच्चे, क्रैश कोर्स करना जरूरी है या नहीं हो तो आपके ऊपर चॉइस है। आपको लगता है कि हमारा पढ़ाई बहुत इतना अच्छा हो गया कि हम टॉपर बन सकते हैं अब बिना क्रैश कोर्स किए। क्रैश कोर्स क्या है? एक रिवीजन है, एक बेस्ट ऑफ बेस्ट रिवीजन होता है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब कम टाइम में, कम टाइम से, कैसे देखते हैं कोई कैप्सूल होता है, कोई कैप्सूल है ना, खाते हैं तुरंत असर करना शुरू कर जाता है, कैसे दवाई होता है, वैसे ही क्रैश कोर्स असर करता है। समझ गए कि अगर बॉडी में कोई बीमारी चल रहा है तो सीधे दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। वही क्रैश कोर्स भी है। जिन बच्चों ने साल भर तैयारी नहीं करी है वो अपनी तैयारी को भी मजबूत करना चाहते हैं, तैयारी बिल्कुल नहीं करी है तो उनके लिए वरदान साबित हो जाता है क्रैश कोर्स। और जो बच्चे साल भर जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक पढ़ चुके हैं तो अंतिम का 3 महीना वो रिवीजन करना चाहते हैं,
तो अगर कुछ पैसे चार्ज करके अगर क्रैश कोर्स दिया जाता है आपको, तो समझिए कि जीवन में पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन क्रैश कोर्स जीवन में एक ही बार करना है, क्योंकि एग्जाम भी जीवन में एक ही बार देना है। तो इसे हल्के मत लीजिएगा क्रैश कोर्स को। क्रैश कोर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें बता दी जाती हैं जो कि आपको सीधे टॉपर्स बनने तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, जब क्रैश कोर्स आएगा तो चॉइस इज योर्स, चॉइस आपका रहेगा, आप लीजिए चाहे ना लीजिए, हमेशा आपकी पसंद है। ठीक है, बाकी क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए एकदम वरदान साबित होता है जो बच्चे बहुत कम तैयारी किए हैं या ना के बराबर किए हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमारा कम से कम 350 नंबर आ जाए, 330 नंबर आ जाए, फर्स्ट डिवीजन से हमारा नंबर ऊपर आ जाए, तो ये लोग क्रैश कोर्स को जरूर से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, बाकी हमारा ज्यादा क्या कहें, बाकी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर सारे पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं। अब इस चैप्टर से लिए गए जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होंगे वो क्लास में करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चे, लेकिन कल का जो क्लास लगता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि कल क्लास आपका यूट्यूब पर होगा और ये टॉपर्स रिवीजन वाला क्लास होगा, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए जाएंगे, जिसका सीधा लिंक हो सकता है कि एग्जाम से हो। ठीक है, चलिए बच्चे, हमारा सिलेबस तो भैया लगभग कंप्लीशन पर ही है, बस सितंबर अक्टूबर 2 महीना और लास्ट सिलेबस चलेगा, फिर खत्म आपका सिलेबस। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 महीना का टाइम है। हाँ, बाकी बच्चे देखिए, बुक के बारे में आप जो डाउट में लिखते हैं सर कि बुक कब आएगी, सर देखिए बुक के बारे में हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं ना। बुक के बारे में कब आएगी नहीं आएगी ये सारा डिपार्टमेंटल डिसीजन होता है। ठीक है, मतलब प्रिंस सर इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो डाउट में अगर आप लिख के भेज रहे हैं कि सर बुक कब से आएगा, इसका हम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं, इसका हमें हमारे पास जवाब ही नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग कल क्लास में जरूर से आइएगा। ठीक है, और जितने बच्चे आज की क्लास में जुड़े हुए हैं ना, वो सारे बच्चे कल क्लास में आते ही पहले क्लास पेपर शेयर जरूर से कर देंगे, क्योंकि बच्चे वो टॉपर्स रिवीजन का क्लास सारे बच्चों के लिए जरूरी होगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कल क्लास में आते ही जैसे आपका क्लास लगेगा, आप लोग सारे बच्चे एक एक करके, सारे जितने सारे बच्चे हैं, बस आपका एक शेयर कल की क्लास को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएगा। तो हम चाहते हैं कि कल की क्लास में ना कम से कम 3000 बच्चे जुड़े। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि कल की क्लास में कल कम से कम 3000 बच्चे अंग्रेजी में जुड़ने चाहिए। अब हमने आपको जिम्मेदारी दिया है, हमेशा नहीं देते हैं, कल के बारे में दे रहे हैं बच्चे, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे, मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।